जय हिंद साथियों। आज हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है लौहरादेव से, मेहरगढ़ से, लोथल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा पहला का, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा ए लौहरादेव से, ए लौहरादेव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में स्थित लौहरादेव है। जो लौहरादेव है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। लौहरादेव यूपी के संत कबीर नगर में पड़ता है। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में पड़ता है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लौहरादेव से क्या प्राप्त हुआ था? तो चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे लौहरादेव से। इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं के साक्ष्य मिले थे। तो इससे पहले जो हम देखेंगे मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान। तो लौहरादेव से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य थे उसमें वो मेहरगढ़ ही था। जहाँ से मेहरगढ़ ही था, यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से क्या मिला है? गेहूं के साक्ष्य, जबकि लौहरादेव से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो हम ऑप्शन लेंगे, लौहरादेव अगर रहेगा तो लौहरादेव लेंगे, और नहीं तो अगर ऑप्शन में लौहरादेव नहीं रहता है तो हम मेहरगढ़ को ही सही विकल्प लेंगे, मेहरगढ़ की चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमाएं, खनिज, गुफाओं के शैल चित्र, सोन नदी का उपागम। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिला, रायसेन जिला में, कहाँ? एमपी के, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। यानी कि जो गुफाओं में विभिन्न तरह के जो शैल चित्र बने हुए हैं तो इसमें हम ऑप्शन सी ले लेंगे, ऑप्शन सी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। कब हुआ था? तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा बी हो जाएगा, लुम्बिनी, 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता का नाम माया देवी, जो कोलियर गणराज्य की कन्या थी। इनके बारे में अन्य देखें तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। कब? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इनकी गृह त्याग की जो घटना थी इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। बौद्ध ग्रंथों में जो गृह त्याग की घटना थी महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। किसको? गृह त्याग की जो घटना थी, गृह त्याग। इसके अलावा देखें महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिए। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है।
यानी जो इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर को त्यागा उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और इनका जो परिनिर्वाण स्थली है वो मल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में हुआ था, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध उर्वेला से ऋषिपत्तनम वर्तमान में इसको सारनाथ बोलते हैं, सारनाथ जो वाराणसी के पास है, सारनाथ बोलते हैं, ये वाराणसी के निकट है। यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम अर्थात सारनाथ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? अगर देखा जाए तो बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए। और कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। तो बुद्ध ने जाहिर तौर पे सर्वाधिक जो अपना उपदेश दिया था वो श्रावस्ती में ही दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, आत्मकथा। इस आत्मकथा को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा है। किसमें? तुर्की भाषा में। इसको तुर्की भाषा में लिखा है। इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाबरनामा की प्रसिद्ध रचना है तो बाबर की, ऑप्शन ए ले लेंगे, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 21 अप्रैल 1526, अप्रैल 1576, 5 नवंबर 1556, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 नवंबर 1556, अकबर और हेमू के बीच। अकबर के तरफ से बैरम खां ने युद्ध में भाग लिया था। बैरम खां और हेमू के बीच। इस युद्ध में बैरम खां द्वारा हेमू की हत्या कर दी गई थी। हेमू इस युद्ध में मारा गया था। अगर हम पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करें, पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और हुमायूं के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। अर्थात इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। तो इस तरह देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, एनजीटी का गठन कब हुआ था? एनजीटी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 2010, 2014, 1986, 1947। तो एनजीटी का गठन हुआ था, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भारत में एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र जो निपटान से संबंधित कार्य को देखता है।
इसकी स्थापना 2010 में होती है। इसकी स्थापना कब? 2010 में, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 2010, एनजीटी का गठन 2010 में। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब पारित हुआ था? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, 1986 में। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, इसको अपनाया गया था। और ये कब पूर्णतः लागू किया गया था? तो 1989 में, 1989 में ये लागू हुआ। अर्थात 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया और 1989 में पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, कनाडा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। किससे? ओजोन संरक्षण से, ओजोन संरक्षण। ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, ओजोन परत को मापा जाता है डाप्सन इकाई में, मीटर में, प्रकाश वर्ष में, न्यूटन में। तो इसमें जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए डाप्सन में। ओजोन परत को डाप्सन में मापा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, समताप मंडल, समताप मंडल में। ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नैरोबी, ब्राजील, जेनेवा, नई दिल्ली। तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका जो मुख्यालय होगा नैरोबी केन्या में होगा। ऑप्शन ए नैरोबी केन्या। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में होगा, ऑप्शन ए। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई, 22 अक्टूबर को। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होगा, ऑप्शन बी 22 मार्च को विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस। जबकि अगर हम 22 अप्रैल की बात करें, 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। जबकि 22 मई की बात करें तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। अर्थात 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विश्व जल दिवस 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? बोरान, पारा, निकल, आर्सेनिक। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है स्थित है? जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, केरल, बिहार। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है?
विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, विंध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज ये दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। एंडीज ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कौन? एंडीज पर्वत। तो ऑप्शन ए ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण है? निम्न में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है हिमालय, विंध्य, फ्यूजियामा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो 13 का हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हिमालय। हिमालय को नवीन या बलित पर्वत कहा जाता है। नवीन या बलित पर्वत जिसका निर्माण अभी भी जारी है उसको बलित पर्वत या नवीन पर्वत बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन ए हिमालय। जबकि विंध्य की बात करें तो इसको अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है। अवशिष्ट पर्वत। तो हिमालय नवीन या बलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि विंध्य अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, निम्नलिखित का सही मिलान करें। चुंबी घाटी, तो चुंबी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत सीमा पे है। तो दूसरा हो जाएगा चुंबी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत सीमा। स्वात घाटी, तो स्वात घाटी ये पाकिस्तान से होगा। सिलिकॉन वैली तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया से, सिलिकॉन वैली। और मृत घाटी ये यूएसए में। मृत घाटी कहाँ? डेथ वैली ये यूएसए में। अगर डेथ वैली की बात करें तो ये यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है और ये यूएसए की सबसे गर्म एवं शुष्कतम घाटी है। कौन? मृत घाटी। ये यूएसए की सबसे शुष्क एवं गर्म घाटी, सबसे शुष्क एवं गर्म घाटी है। अगर सिलिकॉन वैली की बात करें, सिलिकॉन वैली की ये कंप्यूटर चिप के लिए, अर्थात एक कंप्यूटर चिप के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो कैलिफोर्निया में है। अगर भारत का सिलिकॉन वैली की बात करें तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा वो ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा एवं उष्ण मरुस्थल है। यह कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, सहारा मरुस्थल। अगर अन्य मरुस्थलों की बात करें हम, अन्य मरुस्थलों की सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा हमारा सहारा मरुस्थल। सबसे शुष्क की बात करें, सबसे शुष्क वो आटाकामा होगा। आटाकामा मरुस्थल ये सबसे शुष्क मरुस्थल है। उत्तरी चिली में पड़ता है जो नाइट्रेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल की बात करें, सर्वाधिक घनत्व तो थार मरुस्थल का है। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थार मरुस्थल सर्वाधिक घनत्व। जबकि सर्वाधिक लवणता की बात किया जाए, सर्वाधिक लवणता वाला मरुस्थल तो दस्त ए लूट मरुस्थल है। दस्त ए लूट मरुस्थल जो ईरान में पड़ता है, ईरान में ये सर्वाधिक लवणता वाला मरुस्थल है। और सबसे बड़ा शीत मरुस्थल की बात करें, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल तो वो ग्रीनलैंड है, जबकि एशिया का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल।
गोबी मरुस्थल की बात करें, गोबी, तो ये मंगोलिया, मंगोलिया और चीन में पड़ता है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में। जबकि कालाहारी मरुस्थल की बात करें, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में इसका विस्तार पाया जाता है। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में। और टकला मकान मरुस्थल की बात करें हम, टकला मकान, टकला मकान मरुस्थल, तो ये चीन में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल की बात करें, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अर्थात सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा और सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल, जो उत्तरी चिली में है और नाइट्रेट उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सर्वाधिक घनत्व थार मरुस्थल की, और सर्वाधिक लवणता वाला मरुस्थल दस्तेलूट, जो ईरान में है। सबसे सबसे बड़ा शीत मरुस्थल ग्रीनलैंड है। जबकि एशिया की गोबी मरुस्थल है, जो मंगोलिया और चीन सीमा पे पड़ता है। और कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में इसका विस्तार पाया जाता है। और टकला मकान मरुस्थल ये चीन में, जबकि ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प सी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विश्व में गेहूं एवं चावल का शीर्ष उत्पादक देश कौन है? विश्व में गेहूं एवं चावल का शीर्ष उत्पादक देश कौन है? तो इसमें देखेंगे हम, ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, बांग्लादेश। तो विश्व में गेहूं और चावल का शीर्ष उत्पादक जो देश है, ऑप्शन बी चीन है, चीन है। अगर चावल की हम बात करें, चावल की, तो चावल में क्रमशः चीन, चीन, भारत और बांग्लादेश प्रमुख उत्पादक देश हैं। जबकि गेहूं की बात करें, गेहूं की, गेहूं की, तो इसमें चीन, चीन, भारत और रूस प्रमुख उत्पादक देश हैं। चीन, भारत और रूस गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश हैं। जबकि चावल में चीन, भारत और बांग्लादेश शीर्ष उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तालचीर या तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नर पुष्प का मुख्य जननांग भाग निम्नलिखित में से कौन है? नर पुष्प का मुख्य जननांग भाग निम्नलिखित में से कौन है? परागकण, परागकोश, फिलामेंट, अंडाशय। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा, 18 का जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा, नर पुष्प का मुख्य जननांग भाग परागकण है। कौन? ऑप्शन ए परागकण। पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। बाह्यपुंज, बाह्यपुंज, पंखुड़िया, बाह्यपुंज, पंखुड़िया, पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री कैंसर, स्त्री केसर। पुंकेसर ये मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर का पार्ट है। जबकि स्त्री केसर ये फीमेल फ्लावर का, मादा पुष्प का, मादा पुष्प का भाग है स्त्री केसर। तो हम पुंकेसर को देखेंगे, नर पुष्प यानी कि पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर को देखेंगे। परागकोश, परागकोश, इसके 3 भाग है, परागकोश, परागकण, परागकण और फिलामेंट, और फिलामेंट। इसका एक, ये हमारा फिलामेंट हो जाएगा और ये हमारा परागकोश हो जाएगा, परागकोश। जबकि ये अंदर जो देखेंगे ये परागकण हो जाएगा। और यही हमारा नर पुष्प का मुख्य जननांग भाग होता है। नर पुष्प का मुख्य जननांग भाग यही परागकण, परागकण।
पुनः देखेंगे हम नर पुष्प का मुख्य जननांग भाग, ऑप्शन ए परागकण, परागकण हो जाएगा, ये परागकण, जबकि ये फिलामेंट है, फिलामेंट, और ये परागकोश है, परागकोश। तो जो हमारा सही विकल्प होगा मुख्य जननांग भाग परागकण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बिहार दिवस, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी और सी दोनों। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है, अर्थात यह मूल रूप से गुजराती में लिखा गया है, मूल रूप से गुजराती में, मूलतः ये गुजराती में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? अरविंद पनगड़िया, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, राजीव कुमार। शक्तिकांत दास 25वें थे, 25वें गवर्नर थे, जबकि 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। वर्तमान में 26वें आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। ये 11 दिसंबर 2024 से 11 दिसंबर 2024 से अपने कार्यकाल शुरू किए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो संजय मल्होत्रा हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मखाना की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? मखाना की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। इसमें जो सही विकल्प होगा विकल्प ए बिहार। बिहार, भारत का लगभग 90% मखाना बिहार से आता है, जिसका प्रमुख उत्पादन केंद्र दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार है, कटिहार। तो इस तरह से जो हम सही विकल्प लेंगे ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है पानी में, निर्वात में, हीरे में, हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का अधिकतम वेग वो ऑप्शन बी निर्वात में। प्रकाश की गति निर्वात में देखा जाए, प्रकाश की गति निर्वात में 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश 8 मिनट 16 सेकेंड लेता है। कितना? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड समय लेता है। अगर ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है ध्वनि की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स बैबेज ने, आइजैक न्यूटन ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने। तो इसमें जो सही विकल्प होगा विकल्प बी आइजैक न्यूटन ने। विकल्प बी हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गति के 3 नियम के अलावा इसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जबकि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। चार्ल्स बैबेज, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज। इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प बी हो जाएगा आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? अवतल लेंस, बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, कार में पीछे यातायात दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा, जो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र के वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इसीलिए मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, क्योंकि इससे जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है 28 का जो सही विकल्प होगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपयुक्त दोनों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परमाणु बम का सिद्धांत ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का। जबकि हाइड्रोजन बम की बात करें, हाइड्रोजन बम, तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इस तरह से हम जो सही विकल्प होगा हमारा, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पे, जबकि परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।